इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये है, एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके एलिमेंट क्या है, कुछ बेसिक्स उससे पहले हम देख लेते हैं। एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया। ये जो एक्ट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारे देश में चला आ रहा है, ये पास किया था ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। ये जो इंडिया में जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था वो बेस्ड था ब्रिटिश कॉमन लॉ। जो ब्रिटिश कॉमन लॉ है उसमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कि उसी तरह से उसमें कुछ रूल्स थे कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होना चाहिए, उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है और इस तरह से हम सारी चीज़ें एक फिर उसके बाद ये एक्ट जो कमेंसमेंट हुआ था इंडिया में वो हुआ था 1 सितंबर 1872 को। अब देखो कुछ बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, ये पास हुआ था ब्रिटिश इंडिया द्वारा। किसने पास किया था इसे? ब्रिटिश इंडिया ने। किस पे बेस्ड था? इंग्लिश कॉमन लॉ पे। कमेंसमेंट कब हुआ था? 1 सितंबर को। उसके बाद इस एक्ट में कुछ डेफिनेशंस हैं। कोई भी एक्ट होता है उसमें अपनी कुछ सेक्शंस होते हैं, फिर सब सेक्शन होते हैं, उनके कुछ मीनिंग होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसका जो सेक्शन 2H है उसमें डिफाइन किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। उसमें बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो सेक्शन 2H है उसमें डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को। उसमें बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी? आपका एग्रीमेंट है, इन्फोर्स्ड बाय लॉ। अगर कोई एग्रीमेंट आपका लॉ द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब लॉ द्वारा कौन सा इन्फोर्स किया जा सकता है, एग्रीमेंट क्या होता है, और एग्रीमेंट ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इन्फोर्समेंट बाय लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर इसके जो एलिमेंट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो बात आई कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2H में। आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन बोल रहा है, कब अप्लीकेबल हुआ है, कब। ये तो बिल्कुल कॉमन है, इनमें से तो क्वेश्चन बन सकता है, कॉमन है। किसके टाइम पे लागू हुआ था? ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। किस पे बेस्ड था, कब हुआ था, कब कमेंसमेंट हुआ था, और इसकी डेफिनेशन कहाँ आती है, वो तो सबसे सिंपल है। और इसमें डेफिनेशन में 2 पॉइंट है, एक तो एग्रीमेंट, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन। तो ये हम एक बार दोनों चीज़ें देख लेते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, फिर हम और चीज़ें एक एक करके सारी देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो। अब आपका क्या बोलता है? एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? ये जो एग्रीमेंट है ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2E में आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2E क्या बोलता है एग्रीमेंट के बारे में? एवरी प्रोमिस एंड ए सेट ऑफ प्रोमिसेज। एक प्रोमिस हो या फिर कई सारे प्रोमिस एक साथ हो, एक वादा किया हो या फिर बहुत से वादे एक साथ किए। किस लिए? फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कोई काम करेंगे जिसके बदले में उसका कोई कंसिडरेशन होगा। करने वाले, मैं कोई काम करता हूँ किसी के बिहाफ पे, उसके बदले में मुझे कोई कंसिडरेशन मिलेगा। या तो मैं उस काम को करता हूँ, या मैं उस काम से अब्सटेन रहता हूँ, या मैं उस काम को नहीं करता हूँ, तो मुझे उसको मान लो वो लीगल भी होना चाहिए, वो हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पे डेफिनेशन 2E में क्या बोलता है हम खाली ये देखते हैं। एग्रीमेंट क्या है आपका? ए सेट ऑफ प्रोमिस। प्रोमिस क्या है? प्रोमिस बताता है वो सेक्शन 2C में, सेक्शन 2C ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोमिस बताता है। प्रोमिस बताता है ए प्रपोजल आर ऑफर, एक प्रपोजल या ऑफर। ठीक है जी।
व्हेन द एक्सेप्टेड बिकम ए प्रोमिस। कोई प्रपोजल है, मैं किसी के पास कोई प्रपोजल लेके गया, अपना आइडिया लेके गया, जब उसने वो एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रोमिस बन जाएगा। अब प्रपोजल क्या है, ये आपका डिफाइन करता है सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज टू द अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस, एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास जाता है सिग्निफाइंस हिज विलिंगनेस करने के लिए, उसको बताने के लिए, अपनी विल बताने के लिए, टू डू कुछ करने के लिए, आर टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग कुछ नहीं करने के लिए, विद ए व्यू टू obtaining the assent of that other to such act abstains he is said to make a proposal। अगर मैं इसमें क्या है, मान लो मैंने किसी के लिए एक प्रपोजल के लिए गया, अगर उसने मान लो हाँ नहीं भरी, मैंने वो बोला उसको कि ठीक है ये काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप शांत भी रहते हो तो हम मान लेंगे आपकी हाँ, तो वो शांत रहता तो वो उसकी हाँ है, उसका प्रपोजल है। प्रपोजल लीगल होना चाहिए। लीगल प्रपोजल किस तरह का, लीगल प्रपोजल जैसे मान लो कोई प्लेयर आईपीएल के लिए खरीदा गया है, तो जैसे आईपीएल होने से पहले जो विराट कोहली थे वो मिला मैक्सवेल से, उसने उसको बोला कि हम आपको हमारी टीम में आपको पंजाब ने रिलीज कर दिया, हम आपको खरीदेंगे। ये उसकी विलिंगनेस थी, उसने बोला मैक्सवेल ने ठीक है हाँ मैं एग्री हूँ, तो ये आप उसका बन गया प्रपोजल। फिर उसने अगर वहाँ पे वो प्रोमिस वो बोलता है मैक्सवेल ठीक है मैं एग्री हूँ, तो वो उसका प्रोमिस बन जाएगा। वो प्रपोजल या ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लेगा तो वो उसका प्रोमिस बन जाएगा। ठीक है जी। अब वो उसके बदले में उनको कितना कंसिडरेशन दे रहे हैं। जब फिर क्या हुआ, आईपीएल का जब बोली लगी तो उन्होंने 14-15 करोड़ रुपए में खरीद लिया, तो उसके बदले में कंसिडरेशन मिला। तो जब क्या है, कोई प्रपोजल जब रखा जाता है उसको जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रोमिस बनता है। जब प्रोमिस के बदले में या सेट ऑफ प्रोमिस के बदले में कोई कंसिडरेशन है तो वो आपका एग्रीमेंट बनता है। देखो सबसे पहले आएगा आपका प्रपोजल कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, बट लीगल होना चाहिए। इलीगल इस तरह का प्रपोजल नहीं होना चाहिए कि भाई तुम ये वाली नो बॉल कर दोगे तो तुम्हें आईपीएल के सट्टे में ये वाले पैसे मिलेंगे, इस तरह का प्रपोजल नहीं होना चाहिए। लीगल अब हमने शुरू में जब देखा था तो उसमें दो ही चीज़ें हमने देखी थी कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होगा आपका जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे, दूसरा उसका लीगल होगा, लीगल ऑब्लिगेशन होगी। अगर इलीगल ऑब्लिगेशन है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी। अब एक बार मैं आपको फिर थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा प्रपोजल लेके अपना, उसको बताएगा कि आपको ये करना है, वो होगा लीगल चीज़। फिर वो उस प्रपोजल को, उस ऑफर को, ये जितनी सारी चीज़ें मैं सारी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके और डिटेल में भी बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रपोजल में वो व्यक्ति किसी को के पास जाता है कोई काम करने के लिए, कोई काम ना करने के लिए, उसके बदले मैं किसी व्यक्ति के पास गया कि आपको ये काम करना है, बदले में आपको इतने रुपए मैं दूंगा। मैंने किसी आदमी को बोला कि तो आप मेरा घर बना दो, तो बदले में मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो उस आदमी ने घर बना दिया, मैंने उसको 10 लाख रुपए नहीं दिए, तो वो कोर्ट जा सकता है, क्योंकि मान लो उसने या तो लिखित में लिया हो, लिखित में नहीं लिया तो किसी बंदे के सामने, कोई व्यक्तियों के सामने, किसी पर्सन के सामने मैंने बोला हो, जब उसने सुनी हो तो वो वहाँ पे बोल सकता है हाँ इसने ऐसा ऐसा बोला था, ये हुआ था, ये प्रॉमिस हुआ था। बट कुछ कंडीशंस होती हैं, माइनर नहीं होना चाहिए, वो लूनाटिक नहीं होना चाहिए, उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक होना चाहिए, मेंटली साउंड होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें वो होती हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्रपोजल है। प्रपोजल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है कि आपको ये काम करना है या ये काम नहीं करना है, इसके बदले में मैं आपको इतने पैसे दूंगा। ठीक है जी। फिर वो सामने वाला बंदा जिसके पास गया था वो एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है जी मैं एग्री हूँ, मैं 10 लाख रुपए में आपका घर बना दूंगा। ठीक है, मैंने इसको 10 लाख रुपए का हमारे बीच एग्रीमेंट हो गया, कंसिडरेशन हो गया, वो मेरा घर बनाएगा, मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा, वो एग्रीमेंट हो गया। ठीक है जी। थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं इसको। अब बात आती है हमारे पास जो एग्रीमेंट है, वो वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होता है,
और वॉइडेबल एग्रीमेंट कौन सा होता है। जो वॉइड जो आपका एग्रीमेंट है उसकी डेफिनेशन आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दे रखी है सेक्शन 2G में। जो वॉइडेबल एग्रीमेंट है उसकी डेफिनेशन दे रखी है आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन I में। अब बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है। इंडियन वॉइड एग्रीमेंट के बारे में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ सेड टू बी वॉइड। बिल्कुल क्लियर कट है, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। अगर कोई एग्रीमेंट है वो लॉ के द्वारा अप्लीकेबल नहीं किया जा सकता तो वो आपका वॉइड एग्रीमेंट है। वो इलीगल है, लीगल है, नहीं है, ये नहीं है, वो सारी चीज़ें अब भूल जाओ। बस एक बात है कि अगर आपका एग्रीमेंट लॉ उसको अप्लीकेबल कर सकता है, नहीं कर सकता, अगर वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है, लॉ के द्वारा अप्लीकेबल है तो आपका वो वैलिड है, अदरवाइज वो वॉइड है। तो वॉलिड आपका वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है। वॉइड एग्रीमेंट है जो नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ। वैलिड एग्रीमेंट में आपका अगर नोट हट जाएगा एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ सेड टू बी वैलिड एग्रीमेंट है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया वॉइड एंड वैलिड। फिर आता वॉइडेबल एग्रीमेंट। जो वॉइडेबल एग्रीमेंट है वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन I में आता है। उसको बोलते हैं ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमने पहले देखा था, पहले प्रोमिस प्रपोजल। एग्रीमेंट में क्या रहता है, एग्रीमेंट में प्रोमिस भी रहेगा प्लस कंसीडरेशन भी रहेगा। तो अगर कोई चीज़ है जिसमें प्रोमिस भी है और कंसीडरेशन भी है वो एग्रीमेंट है। ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। इसको वो जो वॉइडेबल है इसको भी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ किया जा सकता है एट एन द ऑप्शन, एक ऑप्शन के तौर पे, वन आर मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एन ऑप्शन फॉर द अदर। इसमें क्या है वॉइडेबल एग्रीमेंट में, वॉइडेबल एग्रीमेंट में ये है कि एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो जा सकता है कोर्ट में, वो उसको अप्लीकेबल करा सकता है, दूसरी पार्टी के पास नहीं है। जैसे मान लो मैंने किसी एक पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने उसी को सेम एक पर्सन को, बिल्डर को बोला कि मैं ये ज़मीन खरीद रहा हूँ, इस पे घर बनाना है। तो बिल्डर को मैंने बोला अगर 6 महीने में आपने ये काम पूरा करके दे दिया तो ठीक है, और अगर नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, अगर वो 6 महीने में काम पूरा नहीं करता तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। ये है वॉइडेबल एग्रीमेंट कि भाई यहाँ पे एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि आपको 6 महीने में काम पूरा करके देना है। तो अगर वो 6 महीने में काम पूरा नहीं करके दे सकता तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। ठीक है जी, तो आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे 2 पार्ट देखे, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। इसमें से मैं एक बार जो वॉइड एग्रीमेंट है ये कितने तरह के वो और बता देता हूँ ताकि थोड़ी सी और क्लियरिटी आए। अब हमारे पास आता है वॉइड एग्रीमेंट कितनी तरह के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो वॉइड एग्रीमेंट है वो 7 टाइप के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बस इनके नाम तो आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट सेक्शन पता हो ना हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन नाम आपको पता होने चाहिए क्या होता है। इनके अंदर क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। वॉइड एग्रीमेंट पहला होता है कंसीडरेशन आर ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल इन पार्ट। मान लो हमने कोई एग्रीमेंट किया, उसका कोई पार्ट इलीगल है, मैंने जैसे मान लो मेरा बिजनेस है वाइन में, मान लो मेरी वाइन की फैक्ट्री है, वाइन गवर्नमेंट के ऑर्डर से प्रोड्यूस होती है, इतनी वाइन होती है, फिर वो वाइन जाती है पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट की जो शॉप ओपन होती है वहाँ जाती है। मान लो वहाँ पे प्रोडक्शन गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आपको 100 टन बनाना है, तो वहाँ 100 टन ना बना के मैं 200 टन बना रहा हूँ, और जो बाकी की जो 100 टन रिमेनिंग बचती है मैं उनको इलीगल बेच रहा हूँ। और इस काम के लिए मैंने जिन बंदों को लगा रखा है मैं उनको कंसिडरेशन दे रहा हूँ, उनको सैलरी दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। और ट्रांसपोर्ट में उनको भी बोलता हूँ कि अगर आप इनको
इतना इतना इधर इधर भेज दोगे तो मैं आपको इतने पैसे एक्स्ट्रा और दूंगा। तो ये जितना 100 टन जो जाना है, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो प्रोडक्शन है, उसमें जो कंसिडरेशन ठीक है, वो लीगल है। लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा 100 टन जो प्रोड्यूस हो रही है वाइन, वो इलीगल है। तो या तो कंसिडरेशन का पार्ट या मतलब ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है उसका पार्ट, वो आपका रहेगा वॉइड एग्रीमेंट। ये आता है आपका सेक्शन 24 में। सेक्शन 24 किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है, ये भी आ सकता है। अब सेकंड आता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। देखो हम दिन में बहुत एग्रीमेंट करते हैं, दिन में मतलब फैमिली में भाई से, बहन से, मदर से, फादर से, वाइफ से, हस्बैंड से, मतलब जिस तरह से दिन में हज़ारों कॉन्टैक्ट करते हैं जिनमें कंसिडरेशन नहीं होता, तो वो सारे आपके एग्रीमेंट वॉइड रहेंगे। कंसिडरेशन, जैसे मैंने दोस्त को बोला चलो चाय पीने चलते हैं, पैसे मैं दे दूंगा, तो उसने बोला चलो ठीक है, वहाँ जाके मैंने मना कर दिया, तो वो उसमें कंसिडरेशन ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इस तरह के जो एग्रीमेंट है वहाँ पे कंसिडरेशन इस कुछ ऐसा था नहीं, फिर वहाँ जाके ये वाला आप लीगली उसको प्रूव नहीं कर सकते, तो ये क्या है आपका वॉइड है। फिर इसी तरह का जिसमें मान लो मैंने बोला बाहर बारिश होगी कि नहीं होगी, दोस्त बोलता नहीं होगी, बारिश हो जाती है, तो उसमें कंसिडरेशन तो कुछ है नहीं, एग्रीमेंट है, खाली प्रॉमिस है, तो वो आपका वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आप किसी चीज़ को रिस्ट्रेन करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो आपका इलीगल रहेगा, वॉइड रहेगा। ये आता है 26 में। आप किसी आदमी की मैरिज हो रही है, आप उसमें बाधा डाल रहे हो, तो वो तो सीधी सी बात है वॉइड एग्रीमेंट आएगा। लेकिन ये वैलिड हो सकता है कब? मान लो अगर किसी माइनर की मैरिज हो रही है, आप उसमें रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो, उसमें रिस्ट्रेन कर रहे हो, उसमें बाधा डाल रहे हो, तो वो आपकी अगर वो केस माइनर का है तो है वैलिड, अगर वो माइनर का नहीं है तो आपका रिस्ट्रेन ओके है, रिस्ट्रेन में वॉइड एग्रीमेंट आएगा। कोई बच्चा है रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, कहीं पे भी उसकी शादी माइनर में हो रही है, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करते हो, पुलिस शादी को रुकवाती है, आपका वैलिड, आपका उसमें कंसिडरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मान लो मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तुम उसकी शादी रुकवा देना, मैं बदले में तुम्हें इतने पैसे दूंगा, कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट है, उस प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, सारी चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो किसी की मैरिज को रिस्ट्रेन करने के लिए तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वॉइड रहेगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एक बंदा है उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मेरा भी ट्रांसपोर्ट का नया बिजनेस शुरू किया है, मैंने एक दोस्त से कॉन्ट्रैक्ट किया या किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप उसके ट्रक को रास्ते में रोक लेना, पंचर कर देना, ये वो कर देना, मैं बदले में इतने पैसे दे दूंगा। यहाँ पे उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, तो मैंने उसको प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसमें कंसिडरेशन भी है, एग्रीमेंट भी, लेकिन वो लीगल नहीं है, वो ट्रेड में बाधा पहुंचाने के लिए, तो वॉइड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मान लो कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रही है किसी चीज़ के लिए, आप उस लीगल प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचा रहे हो, मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और कोर्ट में गवाह को आप रास्ते में रोक रहे हो, बदले में कंसिडरेशन ले रहे हो, लीगल प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचा रहे हो, दामिनी मूवी की तरह, तो वो सारा आपका 28 में आएगा, वॉइड रहेगा। एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, हमने कोई इस तरह का एग्रीमेंट किया जो अनसर्टेन है, मैंने बोला कि मैं आपको 10,000 क्विंटल गेहूँ दे दूंगा। अब 10,000 क्विंटल गेहूँ कैसे दे दूंगा? खेतों से दे दूंगा। अब बारिश नहीं हुई अच्छे से मान लो, और कोई बीमारी लग गई, काम पूरा नहीं हो पाया, तो इस तरह का जो एग्रीमेंट रहता है जिसमें अनसर्टेनिटी रहती है, जिसमें एक्ट ऑफ गॉड रहता है, कहने की बात ये है, जहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड रहता है, अनसर्टेनिटी रहती है, वो आपका वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। दूसरा ये है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, अगर कोई हमने इस तरह का काम किया, जैसे वे ऑफ वेजर का मतलब होता है जैसे आपने घुड़सवारी की रेस की, कोई छोटा मोटा वो मटके के जो पैसे निकलते हैं, वो इस तरह का काम किया, वो भी सारे वॉइड एग्रीमेंट में आते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास दोबारा ये एक बार मैं एग्रीमेंट आपको वॉइड एग्रीमेंट फिर से बता देता हूँ। सेक्शन 24 में आपका आता है कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल पार्ट। अगर आपका उसमें
कोई कंसीडरेशन या उसका पार्ट अनलॉफुल है तो आपका रहेगा वॉइड एग्रीमेंट। फिर उसमें कंसीडरेशन ही नहीं है 25 में, वॉइड। किसी की मैरिज वगैरह रुकवाने के लिए 26 में वॉइड। ट्रेड को में बाधा डालने के लिए 27 वॉइड। लीगल प्रोसीडिंग रोकने के लिए, लीगल प्रोसीडिंग में बाधा डालने के लिए 28 वॉइड। वो अनसर्टेनिटी के लिए 29 वॉइड। वे ऑफ वेजर के लिए एग्रीमेंट 23 वे ऑफ वेजर के लिए, जैसे मान लो छोटे मोटे वो घुड़सवारी वार्डसवारी और ये इस तरह के जो मटकी तोड़ते के कन्वर्सन की इस तरह के जो वे ऑफ वेजर में आते हैं ये, ठीक है जी। ये हो गया वॉइड एग्रीमेंट। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कितने तरह के हैं। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट मेनली कॉन्ट्रैक्ट के टाइप 6 रहते हैं। 6 टाइप। आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी सेक्शन सबसेक्शन एच, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में इसकी डेफिनेशन आई थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो अब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है पहला वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। वैलिड हमने देख लिया, जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल किया जा सके, सबसे फेयर टर्म का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो वैलिड माना जाता है, रियल माना जाता है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ माना जाता है, जिसमें तीनों चीज़ मिलेंगी आपकी, प्रोमिस एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ प्लस फेयर कंसीडरेशन, ठीक है जी। वॉइड, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, वॉइडेबल भी आपने देखा कि कब कोई एक वॉइड कब वॉइडेबल बन जाता है, ठीक है। फिर आता है एनफोर्सिबल बाय लॉ और इलीगल कंसीडरेशन, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अनफोर्सिबल बाय लॉ और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट दो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास अनफोर्सिबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मैंने एग्रीमेंट किया मेरे दोस्त के साथ बैठ के बंद कमरे में। अब हम दोनों के बीच क्या बात हुई है उसको थोड़ा सा प्रूव करना मुश्किल हो रहा है। उसमें लीगल, जैसे मान लो मैंने मेरे दोस्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एक बंद कमरे में कि ठीक है मैं मेरी कार आपको संडे को बेच दूंगा, नेक्स्ट संडे को मैं आपको बेच दूंगा 5 लाख रुपए में, ठीक है जी। तो मेरे दोस्त ने बोला ठीक है मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा। वो नेक्स्ट संडे को मेरा दोस्त नेक्स्ट संडे से पहले ही मेरा दोस्त पैसे दे के चला जाता है मुझे कैश में, और फिर मैं उसको कार नहीं देता हूँ। तो वो थोड़ा सा प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन्फोर्सिबल बाय लॉ मुश्किल है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट अलग है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मान लो उसी कार का, हम मेरे दोस्त से बात कर रहा हूँ मैं कि भाई मेरे पास कार है, चलो हम उसमें नशीली चीज़ें लेके जाते हैं, इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी। एक है एग्जीक्यूटेड, फिर है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई मैं अपनी कार तुझे नेक्स्ट संडे को बेच दूंगा। तो मेरे दोस्त ने बोला ठीक है, तो उसने नेक्स्ट संडे को मैंने उसको कार दे दी, उसने पैसे दे दिए, एग्जीक्यूटेड हो गया। अब दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटेड में एक सिंपल एग्जांपल ये होता है, हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार को हमने पैसे दिए, दुकानदार ने बदले में हमें चीज़ दी, हमने कोई भी प्रोडक्ट दिया या सर्विस, कहीं गए हमने प्रोडक्ट या सर्विस लिया, उसके बदले में हमने पैसे दिए, हमारा काम खत्म हो गया, हमने प्रोडक्ट का यूज़ कर लिया, सर्विस का यूज़ कर लिया, उसने पैसे ले लिए, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटेड हो गया। दूसरा एग्जीक्यूटरी, उसमें से एक पार्टी का काम पेंडिंग है या दूसरी पार्टी का काम पेंडिंग है, दोनों पार्टियों का काम पेंडिंग है। एक जैसे मान लो मैंने मेरे दोस्त को ही बोला था गाड़ी के लिए कि मैं नेक्स्ट संडे को आपको कार दे दूंगा, तो मेरे दोस्त ने बोला ठीक है मैं नेक्स्ट संडे को तुझे पैसे दे दूंगा। अब दोनों के ही काम पेंडिंग पड़े हैं नेक्स्ट संडे के लिए, तो ये है एग्जीक्यूटरी, दोनों का काम एग्जीक्यूट होना नेक्स्ट संडे को। फिर होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब ये है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये वाला काम कर दूंगा, ठीक है जी, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, हाँ मैं ये वाला काम कर दूंगा। और जैसे यही इसी तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, जो रियल इस्टेट वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, वो सारे एक्सप्रेस पे ही रहते हैं कि साहब ये वाला कमरा बन जाएगा नेक्स्ट वीक में, साहब इसकी लिपाई करवा देंगे नेक्स्ट वीक में, साहब इसका वाइट वॉश करा, वो सारे वो एक्सप्रेस करते हैं। सामने मान लो उसको 7 दिन के 8 दिन 9 दिन भी लग जाते हैं, सामने वाला कहता है चलो ठीक है। इम्प्लाइड में क्या रहता है, हम किसी के पास गए, मान लो सर्विस के लिए गए, हम किसी वकील के पास गए, वकील से हमने बोला कि ठीक है वकील साहब मेरा ये केस है,
और आप लड़ लो, और आप जीत जाओगे तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। वकील साहब ने केस लड़ा, केस हमारे फेवर में आ गया, केस जीत गए, हम वकील साहब को पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्प्लाइड है कि भाई उसने काम किया है तो उसने सर्विसेज दी हैं, बदले में उसको पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना आपको। तो यहाँ पे एक पार्टी ने अपना काम कर दिया, आपका केस लड़ लिया, आप जीत भी गए, जीत के आपको पैसे देने उसको। अब आता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल में क्या है, एक पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया। मान लो मैंने मेरे दोस्त के साथ ये वाली बात रखी थी कि मैं तुम्हें गाड़ी दे दूँगा, तुम पैसे दे देना। मैंने दोस्त को गाड़ी दे दी तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। वो पैसे नेक्स्ट संडे कब देगा वो उसके ऊपर है। बायलेटरल में दोनों के काम जब होने हैं तब होंगे। फिर कोसी कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भाई कोसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब कोसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये है कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीवरीज हो रही हैं हर जगह पे। कोरोना चल रहा है तो जो ये स्विगी है, जोमेटो है और इस तरह की जो ऊबर ईट है, ये कंपनीज हैं, ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। जो होटल्स वगैरह कुछ आप अपने आप में भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें क्या है, कोसी कॉन्ट्रैक्ट में एक डिलीवरी बॉय आया आपको किसी होटल से खाना लेके, आपने ऑर्डर किया था भाई, आप 6 लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया था, वो आपको खाना ना दे के किसी दूसरे बंदे के घर दे आया उस खाने को, दूसरे बंदे ने उस खाने को खा लिया। अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है कि भाई वो उसके पैसे पे करे। अब मेरे घर खाना नहीं आया, मैं तो बोलूँगा उसको, होटल वाले को, कि मेरे पास खाना क्यों नहीं आया। तो होटल वाला बोलेगा मैंने बंदा भेज रखा है। अब बंदा भेज रखा, बंदा कहीं और दे आया। तो ये है कोसी कॉन्ट्रैक्ट। जो डिलीवरी बॉय है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है, उसने गलत जगह पे भेजा तो वो रिस्पॉन्सिबल है। अभी आपने तारक मेहता का शो देखा होगा, उसमें भी इस तरह का एक इंसिडेंस आता है। तो वहाँ पे जो डिलीवरी बॉय था वो रिस्पॉन्सिबल है, वो कोसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हो वो कोसी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास बात आती है, जो मेन इस टॉपिक का क्रक्स था, पार्ट था, वो था एसेंशियल एलिमेंट फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या, वैलिड क्या होता है, जो जिसे आप लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल करा सको। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसकी डेफिनेशन आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2H में पढ़ी थी। जो एग्रीमेंट आपका लॉ द्वारा इन्फोर्सिएबल है, जिसमें वैलिड कंसीडरेशन है, वो आपका एग्रीमेंट है। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट है। अब एसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो आपको सेक्शन 10 को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सेक्शन 10 पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, तो आपको इसके जो एलिमेंट है वो सारे भी पता होंगे। तो सेक्शन 10 क्या बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 10 बोलता है ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब एक पार्ट, ये एक इसमें क्या है, एक पॉइंट आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक बात और है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट है सारे कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एग्रीमेंट, ये भी है। मान लो हमने वॉइड कर लिया, ये इस तरह का कर लिया, इम्प्लाइड कर लिया, ठीक है, इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, एग्रीमेंट के बाद जो कंसेंट है, कंसेंट उसमें फ्री होनी चाहिए। पार्टीज, उसमें एक पॉइंट और आ गया, आपके पास एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टी होना जरूरी है। एक एग्रीमेंट हो, फ्री कंसेंट हो, 2 पार्टीज हो, एटलीस्ट 2 पार्टीज। ठीक है जी, और वो भी पार्टी आपकी कंपिटेंट हो। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी किस तरह की होनी चाहिए, कंपिटेंट होनी चाहिए। ये नहीं है माइनर है, लूसेंट है, लुकेंट है, जिन्हें नशा वशा कर रखा है, इस तरह की पार्टी है, पागल है और इस तरह का है तो नहीं। फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, एक इसमें पॉइंट क्या आता है, जो आपका कंसिडरेशन है वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है जी, जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हो वो भी लॉफुल होना चाहिए। ठीक है जी, एंड आर नॉट अदरवाइज डिक्लेयर्ड वॉइड। एक्सप्रेसली इस तरह से उन्होंने कोई ऐसा काम एक्सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए जिससे वो वॉइड डिक्लेयर हो।
अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 10 पता है तो आपको वो सारी फीचर्स, वो सारे एलिमेंट पता है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सबसे पहले 2 पार्टीज होनी चाहिए, फिर उनके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर उनके बीच फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फिर पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट फॉर एग्रीमेंट। पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट फॉर एग्रीमेंट का मतलब क्या है? पार्टी, एक तो पार्टी माइनर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो पार्टी कॉम्पिटेंट है, माइनर नहीं है, तो दोनों उनके बीच में उनका माइंड भी सही है, माइंड भी साउंड है, ये है। फिर इन्फोर्सिबल बाय लॉ, अगर आपका एग्रीमेंट है, अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो आपका एग्रीमेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद सर्टेन कंसेंट, उनकी कंसेंट भी सही होनी चाहिए, उनकी कंसेंट क्लियर होनी चाहिए। हाँ, मैंने किसी को ऑफर दिया, उसने ऑफर, देखो ऑफर, अब यहाँ पे ये भी आता है, ऑफर दिया हमने, सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी, तो ऑफर एक्सेप्टेंस ये भी इसका पार्ट है। वैलिड एसेंशियल एलिमेंट में क्या आएगा? एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, पार्टीज और सर्टेन कंसेंट, कैपेबल पार्टीज। कैपेबल पार्टीज क्या है? मान लो एक बंदा बोलता है कि मैं रॉकेट बना दूंगा, बदले में मुझे आप 10 करोड़ रुपए दे देना, मैं रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। अब पता चला वो बंदा रॉकेट साइंटिस्ट है ही नहीं, आपने उसको 10 करोड़ रुपए दे दी, तो वो कैपेबल नहीं है उस काम के लिए, ठीक है जी। फिर उसकी लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, आपने जो आप पैसे दे रहे हो वो कहीं पे रिटर्न में या इस तरह से होने चाहिए कि हाँ, ये नहीं कि आप ब्लैक मनी दे रहे हो, उसको काला धन ला के दे रहे हो 15 लाख रुपए, ऐसी कंसेंट नहीं। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपने ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट हैं जो आपने देखे एक अप्लीकेबल कराने के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आपको सेक्शन 10 पता है तो आपको पता है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं जो आपको एक वैलिड एग्रीमेंट में चाहिए होते हैं। अगर हम इन जर्नल भी देखें तो अगर हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टी होती हैं, तो 2 पार्टी भी इसका एलिमेंट हो गया। फिर उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, वो भी इसका पार्ट हो गया। फिर उनके बीच में कंसिडरेशन होता है, वो भी उसका पार्ट हो गया। फिर इनफोर्सिबल बाय लॉ होता है, ये भी इसका पार्ट हो गया, ठीक है जी। फिर कंपिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, ये भी इसका पार्ट हो गया। फिर वॉइडेबल नहीं होना चाहिए, वो भी पार्ट हो गया। तो जो जो चीज़ें एक एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं वो सारे एक वैलिड एग्रीमेंट का पार्ट है, ठीक है जी। इन शॉर्ट ये है। थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर देता हूँ और डिटेल में आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास और चीज़ें आती हैं, जैसे हमने देखा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें एक ऑफर भी होता है। सबसे पहले बात आती है ऑफर की। तो ऑफर क्या है? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 व्यक्ति होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो प्रपोजल देता है। वो प्रपोजल देता है, फर्स्ट पर्सन किसको देता है? सेकंड पर्सन को। जो प्रपोजल देता है, प्रपोजल ऑफर भी है, तो उसे क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो प्रपोजल देता है, ऑफर देता है, उसे बोलते हैं ऑफरर, ठीक है जी। जो बाद में जो उसको प्रपोजल को या ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑफरी। जो एक्सेप्ट करता है वो ऑफरी, जो प्रपोजल या ऑफर देता है वो ऑफरर, ठीक है जी। अब रिवोकेशन क्या होता है ऑफर का? अब रिवोकेशन क्या होता है? रिवोकेशन में ये होता है, जैसे मान लो मैंने बोला मेरे दोस्त को कि भाई मेरा घर है वसंत कुंज में और मैं उसको 10 करोड़ रुपए का बेच रहा हूँ। हम दोनों के बीच बात हुई तो मैंने बोला कि मैं तुम्हें बता दूंगा। अब मैंने ये नहीं बताया कैसे बताऊंगा, तो अब मेरी यहाँ पे कंसेंट तो है, तो मैंने उसको रिटर्न में कंसेंट भेज दी बाय पोस्ट कि ठीक है भाई मैं बेच रहा हूँ 10 करोड़ रुपए में, देख लियो तो इस हिसाब से। फिर बाद में मेरा मूड बदल गया, चलो यार नहीं बेच रहे, तो मैंने उसको फ़ोन करके बोल दिया कि मैं नहीं बेच रहा भाई मेरा घर। तो ये हो गया रिवोकेशन ऑफ ऑफर। मैं लेटर लिख के भेज रहा था अपने दोस्त को कि मैं 10 करोड़ रुपए में घर बेच रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो अब फिर मैंने बाद में फ़ोन करके उसको बोला यार मैंने तुझे एक लेटर भेजा यार, वो मत मानियो, मैं वो नहीं बेच रहा घर। तो वो रिवोकेशन ऑफर हो गया पहले से ही, एक्सेप्टेंस से पहले। मान लो उसको लेटर मिल गया, उसने एक्सेप्ट कर दिया, रिटर्न में मुझे फ़ोन पे मैसेज कर दिया या रिटर्न में उसने मुझे लेटर के थ्रू भेज दिया, तो वो बाद की प्रोसेस होती है, ठीक है जी। अब एसेंशियल एलिमेंट
थे कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें आपने देखा था, वहाँ पे आप ये चीज़ें भी डाल सकते हो। उसमें ऑफर होना चाहिए, ऑफ़र को प्रपोजल भी बोलते हैं, फिर उसमें जो ऑफ़र देता है उसे ऑफरर बोलते हैं, फिर ऑफरी भी होना चाहिए। तो इसमें आप ये भी डाल सकते हो, उसमें 2% होने चाहिए, 2% ऑफरर होता है, ऑफरर ही होता है, फिर रिवोकेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। जो डेफिनेशन 10 में सारी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें माइनर नहीं होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए, और वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके एसेंशियल एग्रीमेंट में आती हैं। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा इन समरी में बता देता हूँ इसमें हमने क्या क्या किया। इसमें हमने किया सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में हमने देखा क्या क्या चीज़ें आती हैं। एग्रीमेंट आता है, फिर हमने एग्रीमेंट किया, फिर हमने देखा एग्रीमेंट प्रपोजल से बनता है, फिर प्रपोजल किया, फिर हमने देखा वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, तो हमने उसकी लॉ की डेफिनेशन भी देखी। फिर हमने देखा कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ वॉइड नहीं होना चाहिए, तो फिर हमने वॉइड की डेफिनेशन देखी, फिर वॉइडेबल की देखी, फिर वॉइड में क्या क्या होते हैं उसके एग्रीमेंट देखे, फिर एलिमेंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये देखे, फिर उसमें उसके पार्ट कौन से हैं, फिर उसमें ऑफर और ऑफरी आया था, ये सारी चीज़ें देखी, एक्सेप्टेंस देखा, कंसीडरेशन देखा। तो फिर हमने कुल मिला के ये हमने इसमें चीज़ें की हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में नहीं, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।